अरे वाह, पहले इन बकरियों को तड़पा तड़पा कर मारना और फिर इन्हें कच्चा खा जाना। आहा, कितना मजा आता है। आज तो मेरा पूरा पेट भर गया है। वह भेड़िया जंगल से भाग कर आया था। वह प्रतिदिन लोगों की बकरियों को मारकर खाने लगा था। हे भगवान, ये क्या हुआ? उस दुष्ट भेड़िए ने मेरी सारी बकरियां खा ली। अब मैं अपना पेट कैसे पालूंगा और अपना घर कैसे चलाऊंगा? इन बकरियों के दूध को बेचकर ही तो मैं अपना घर चलाता था। अब मेरा गुजारा कैसे होगा? उस दुष्ट भेड़िए ने मेरी सारी बकरियां मार डाली। हे भगवान। हे भगवान, वह दुष्ट भेड़िया गोपाल भाई की सारी बकरियां खा गया। कहीं वह मेरी भी बकरियां नहीं खा गया हो। मुझे जाकर देखना चाहिए। हे भगवान, आज तो दुष्ट भेड़िए ने मेरी बकरियां नहीं खाई है, लेकिन मुझे इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। वह भेड़िया कल आकर मेरी सारी बकरियां खा सकता है। मुझे ऐसा करना चाहिए। आज रात यहीं पर डंडा लेकर खड़ा रहूंगा और उस दुष्ट भेड़िए को भगा दूंगा। मुझे ही मेरी बकरियों का ध्यान रखना होगा। आज भी मैं उधर को ही चलता हूँ जहाँ कल गया था। उधर ढेर सारी बकरियां मिलेगी। इतना कहकर भेड़िया उधर को ही चल देता है जिधर कल गोपाल की बकरियां थी। अरे वाह, यहाँ रास्ते में मुझे नई नई प्रकार की बकरियां मिल गई है। क्यों न आज मैं इन्हीं बकरियों को सीधे कच्चा खा जाऊं। आज इन बकरियों को गले पर काटूंगा, जिससे मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इतना कहकर भेड़िया हरिराम की बकरियां की तरफ बढ़ता है। सामने से भेड़िए को आता देख हरिराम के पसीने छूट जाते हैं। हे दुष्ट भेड़िए, तू आ गया, चल भाग यहाँ से। कितना बोलकर हरिराम डंडा लेकर भेड़िए की तरफ बढ़ता है, लेकिन भेड़िया हरिराम से बिल्कुल भी नहीं डरा। वहाँ से भागना तो दूर, भेड़िया और उल्टा हरिराम पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा। हे मूर्ख भेड़िए, तू यह क्या कर रहा है? मेरी बकरियां खाकर मुझी को मारने आ रहा है। लगता है ये भेड़िया पागल हो गया है। भागो! अरे हरिराम भाई, उस दुष्ट भेड़िए का आतंक तो बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन गोपाल भाई, हम आखिर उस दुष्ट जानवर का कर भी क्या सकते हैं? वह बहुत खतरनाक है। अरे हरिराम भाई, मेरी सलाह मानो तो हमें महाराज के पास चलना चाहिए। वो ही कुछ इस भेड़िए का कर सकते हैं। इतना सोचकर हरिराम और गोपाल राजा के महल में पहुंचते हैं। राजा के पूछने पर गांव के सभी लोग बारी बारी से राजा को उस भेड़िए के बारे में बताते हैं। आप लोग शांत हो जाए। महामंत्री, उस भेड़िए ने जिन जिन लोगों का भी नुकसान किया है उन्हें 10-10 मोहरे दे दी जाए और पूरे राज्य में यह घोषणा कर दी जाए
कि जो भी उस भेड़िए को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा का आदेश होते ही सैनिक पूरे राज्य में घूम घूम कर घोषणा करने लगते हैं। सुनो सुनो सुनो, हमारे राज्य में एक खतरनाक भेड़िया घुस आया है। अगर कोई भी व्यक्ति उस भेड़िए को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाएगा और महाराज के सामने पेश करेगा, महाराज उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। भेड़िया इतना ज्यादा खतरनाक था कि किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसे पकड़ने के लिए जाए और अपनी जान जोखिम में डाले। महामंत्री, क्या आपने हमारी घोषणा राज्य में नहीं करवाई? आखिर कोई भी व्यक्ति अभी तक उस भेड़िए को पकड़ने के लिए क्यों नहीं आया? महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपकी घोषणा पूरे राज्य में करवा दी थी, लेकिन महाराज मुझे लगता है वह भेड़िया बहुत ही खतरनाक है। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता है। परंतु मंत्री जी, अगर ऐसा ही रहा तो वह भेड़िया हमारे पूरे राज्य का विनाश कर देगा। महाराज, उस सुअर को पकड़ना और मारना किसी आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। महामंत्री, मुझे लगता है हमें हमारी शर्त बदलनी होगी। महामंत्री, आप राज्य में जाए और यह घोषणा करवा दे कि जो कोई भी उस भेड़िए को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाएगा, मैं उसे अपनी पुत्री का विवाह करवा दूंगा और इस राज्य का राजा घोषित कर दूंगा। सुनो सुनो सुनो, महाराज ने अपनी शर्त बदल दी है। अगर कोई भी व्यक्ति उस भेड़िए को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाएगा तो महाराज अपनी पुत्री का उससे विवाह करवा देंगे और उसे राज्य का राजा बना देंगे। सैनिक पूरे राज्य में यह घोषणा करते हैं। उन सैनिकों की बात दो भाई चुपचाप खड़े होकर सुन रहे थे। बड़े भाई का नाम रणजीत तथा छोटे भाई का नाम चंदन था। रणजीत बड़ा ही कुटिल स्वभाव का था, जबकि चंदन तो मानो सीधा ही था। वह दोनों बहुत ही गरीब थे। अरे चंदन, क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना है? हाँ भैया, आपने एकदम ठीक ही सुना है। अब तो मैं ही उस भेड़िए को मार कर लाऊंगा और राजकुमारी से विवाह कर बन जाऊंगा इस राज्य का राजा। इसलिए मैं तो चला महाराज के पास। इतना कहकर रणजीत वहाँ से चला जाता है और चंदन भी अपने घर की तरफ चला जाता है। महाराज, मैं आपकी शर्त के लिए तैयार हूँ। मैं जाऊंगा उस भेड़िए को पकड़ने के लिए। रंजीत, अगर तुम चाहते हो उस भेड़िए को पकड़ना तो ठीक है, जाओ रंजीत, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। इतना बोलकर रणजीत जंगलों की तरफ चला जाता है। उधर उसका छोटा भाई चंदन अपने बीमार पिता को सारी बात बताता है। भैया तो कुछ भी नहीं करते, दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं। मैं अकेला घर नहीं चला पा रहा पिताजी, मैं अकेला क्या करूं? पुत्र, तुम ज्यादा दुखी मत हो, भगवान पर भरोसा रखो, वह सब कुछ ठीक कर देंगे। पिताजी, यदि सचमुच भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे तो मैं भगवान के सहारे ही उस दुष्ट भेड़िए को पकड़ने के लिए जाऊंगा। यदि ईश्वर ने चाहा तो मैं जरूर अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। ठीक है पुत्र, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम जाओ, भगवान तुम्हारी अवश्य मदद करेंगे। ठीक है पिताजी, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर चंदन महल की तरफ चल पड़ता है और जल्दी ही महल में पहुंच जाता है।
महाराज, मेरा नाम चंदन है और मैं उस दुष्ट भेड़िए को पकड़ने के लिए आया हूँ। महाराज, मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। चंदन, तुम एक साहसी लड़के हो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। तुम उस भेड़िए को जरूर पकड़ लाओगे। जाओ चंदन, जाओ। राजा की आज्ञा मिलते ही चंदन एक तीर कमान लेकर जंगलों की तरफ निकल पड़ता है। उधर चंदन का भाई रणजीत पूरे जंगल में इधर उधर घूमता है, लेकिन उसे भेड़िया कहीं भी दिखाई नहीं देता। ये भेड़िया तो कि दिखाई ही नहीं दे रहा है। पता नहीं वह भेड़िया कहाँ रहता होगा। इतना कहकर रणजीत फिर आगे बढ़ता है और इधर उधर उस भेड़िए को ढूंढने लगता है। उस भेड़िए को ढूंढते ढूंढते तो बहुत समय हो गया है और इतनी तेज धूप भी है। मैं ऐसा करता हूँ, अभी इस पेड़ के नीचे सो जाता हूँ। इतना कहकर रणजीत उसी पेड़ के नीचे लेटकर सो जाता है। उधर भोला बेचारा कड़कती धूप में भी उस भेड़िए को ढूंढता है। अरे रुक जाओ बेटा, मेरी बात सुनो। चंदन जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है, जिसके हाथ में एक तीर कमान होती है। बोलिए बाबा, आप मुझे क्या कहना चाहते हैं? अरे बेटा, तुम तो कितने साहसी हो। इस कड़कती धूप में भी पैदल चलकर उस भेड़िए को ढूंढ रहे हो। वाकई तुम तो कितने मेहनती हो। इसलिए पुत्र, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बोलिए बाबा, आप मुझे क्या देना चाहते हैं? तुम मेरे इस तीर कमान को ले लो। ये तीर कमान बहुत शक्तिशाली है। इसके तीर से आज तक कोई भी शत्रु नहीं बच पाया है। लेकिन बाबा, आप हो कौन और आप ये तीर कमान मुझे क्यों दे रहे हैं, जबकि आप खुद इस तीर कमान से उस दुष्ट भेड़िए को मारकर राजा बन सकते हो? बेटा, मैं यही पास के गांव में ही रहता हूँ। जब मुझे पता चला कि तुम उस भेड़िए को मारने के लिए जा रहे हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस तलवार को तुम्हें दे दूं, क्योंकि बेटा अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैंने अपनी सारी जिंदगी जी ली है। लेकिन अभी तुम्हारी तो सारी जिंदगी पड़ी है जीने के लिए। इसलिए बेटा, मुझसे ज्यादा तुम्हें इस तीर कमान की जरूरत है। इसलिए तुम इस तीर कमान को रख लो। ठीक है बाबा, लाइए, मुझे अपने तीर कमान दे दीजिए। अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर चंदन हाथ में तीर कमान लेकर जंगल में आगे बढ़ता है। चंदन चलते चलते एक गुफा के पास पहुंचता है। अरे ये क्या? यहाँ पर तो किसी जानवर के पैरों के निशान है। कहीं ये निशान उस भेड़िए के तो नहीं है? हाँ, जरूर ये निशान उस भेड़िए के ही है। चलो, मैं इस गुफा के अंदर चलकर देखता हूँ। इतना कहकर चंदन गुफा के भीतर घुस जाता है। ये गुफा तो बहुत डरावनी है। आखिर वो भेड़िया कहाँ पर हो सकता है? अरे, इधर से तो किसी की आवाज आ रही है। कहीं इस ओर ही तो वो भेड़िया नहीं है? इतना कहकर चंदन उसी ओर चल पड़ता है जिस ओर से वह आवाज आ रही थी। कुछ दूर चलते ही चंदन देखता है कि वह भेड़िया बकरियों को खा रहा है। अरे दुष्ट भेड़िए, तेरा आतंक तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अब नहीं, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। इतना कहकर चंदन भेड़िए की तरफ बढ़ता है। भेड़िया भी इतना खतरनाक था, वह भी चंदन पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। भेड़िया जैसे ही चंदन के ऊपर छलांग लगाता है, तभी चंदन अपनी धनुष से भेड़िए पर तीर चलाता है। तीर भेड़िए के सीने के आर पार हो जाती है। इस प्रकार दुष्ट भेड़िया चंदन के हाथों मारा जाता है। भेड़िया तो मर गया। चलो, अब इसे अपने कंधों पर उठाकर ले चलता हूँ।
इतना कहकर चंदन उस भेड़िए को अपने कंधों पर लाद कर चल देता है। चंदन चलते चलते उसी रास्ते से गुजरता है जहाँ पर उसका बड़ा भाई एक पेड़ के नीचे सो रहा था। अरे बड़े भैया तो यहाँ पर सोए हुए हैं, चलो मैं उन्हें जगाकर अपने साथ ले चलता हूँ। कहीं किसी जंगली जानवर ने इन्हें यहाँ पर देख लिया तो उन्हें नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। अरे भैया उड़िए, देखो मैं क्या लाया हूँ। मैंने उस दुष्ट भेड़िए को मार डाला। चंदन के कंधों पर उस भेड़िए की लाश देखकर रणजीत की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे चंदन, तुमने अकेले ही भेड़िए को मार दिया। तुम तो बहुत साहसी हो छोटे। भैया ये सारा कमाल तो इस चमत्कारी धनुष का है। लेकिन चंदन, सारा कमाल इस धनुष का कैसे है? मैं कुछ समझा नहीं। फिर चंदन सारी कहानी अपने बड़े भाई को सुनाता है। अच्छा, तो कमाल इस धनुष का है। मुझे कुछ भी करके इस भेड़िए को हथियाना होगा। यदि ये भेड़िए को लेकर महाराज के पास पहुंच गया तो महाराज अपनी पुत्री का इससे विवाह करवा देंगे और फिर ये इस राज्य का राजा बन जाएगा। अरे नहीं नहीं, मेरे जीते जी मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। क्या हुआ भैया, आप क्या सोच रहे हो? अरे नहीं 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 भाई, मैं ये सोच रहा था कि तुम इस भेड़िए का शिकार करके काफी ज्यादा थक गए होंगे। तुम ऐसा करो, इसी पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा सा आराम करो और ये लो, मेरे पास खाने के लिए 2 रोटियां हैं, तुम इन्हें खा लो, फिर हम घर की ओर चलते हैं। हाँ भैया, इस भेड़िए को ढूंढते ढूंढते तो बहुत थक गया हूँ और जोरों की भूख भी लग रही है। इतना कहकर रणजीत अपने थैले में से रोटियां निकालकर चंदन को दे देता है, लेकिन रणजीत चुपके से रोटियों में जहर मिला देता है। चंदन रोटियां खाने लगता है। अभी चंदन ने मुश्किल से रोटी का एक निवाला ही लिया था कि चंदन को चक्कर आने लगते हैं। अरे भैया, इन रोटियों को खाकर तो मुझे चक्कर आने लगे हैं। इतना कहकर बेचारा चंदन जमीन पर गिर जाता है। अरे वाह, चंदन तो गया काम से। अब तो मैं बनूंगा राजा। चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसकी लाश को कहीं दूर झाड़ियों में फेंक देता हूँ। रणजीत तुरंत ही चंदन का एक हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ झाड़ियों में फेंक देता है। रणजीत जल्द ही उस मृत भेड़िए को अपने कंधे पर रखता है और महल की तरफ चल देता है। रणजीत चलते चलते जल्दी ही महल में पहुंच जाता है। राजा रणजीत के कंधे पर भेड़िया की लाश को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। इसके जैसा स्वार्थी मेरी पुत्री से विवाह करेगा और अगर ये इस राज्य का राजा बन गया तो ये खुद अपने हाथों से इस राज्य का विनाश कर देगा। अब मैं आखिर क्या करूं? मैं अपने वचन से पीछे भी तो नहीं हट सकता हूं। क्या हुआ महाराज, आप किस विचार में डूब गए? देखो महाराज, मैं इस भेड़िए को मारकर आपके सामने ले आया हूँ। अब आप जल्दी से मेरा विवाह अपनी पुत्री के साथ करवा दीजिए और इस राज्य का राजा घोषित कर दीजिए। हाँ बेटा, हम तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री से अवश्य करवाएंगे, लेकिन अभी नहीं। महापंडित ने कहा है कि अभी 21 दिनों तक कोई भी अच्छा मुहूर्त नहीं है। अगर तुम्हें इस राज्य का राजा घोषित कर दिया तो तुम्हारी जान को खतरा है। इसीलिए हम हमारी पुत्री का विवाह और तुम्हें इस राज्य का राजा 21 दिनों बाद ही घोषित करेंगे। ठीक है महाराज, मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। मैं 21 दिन के ठीक दूसरे दिन ही आऊंगा और अपनी होने वाली पत्नी से विवाह करूंगा
और इस राज्य का राजा बन जाऊंगा। इतना बोलकर रणजीत वहां से वापस अपने घर चला जाता है। महाराज, 21 दिन तो गुजर गए। आज तो शुभ मुहूर्त है। आज के दिन मैं इस राज्य का राजा बन जाऊंगा। हे भगवान, क्या मुझे अपना राज्य इस लालची इंसान के हाथों सौंपना पड़ेगा? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, अगर आपको यही मंजूर है तो ठीक है, मैं आज इसे अपना राज्य का राजा घोषित कर देता हूं। रुकिए महाराज। अरे चंदन बेटा, तुम कहां से आ गए? इतने दिनों तक तुम नहीं आए थे तो हमें लगा तुम्हारी मृत्यु हो गई है, लेकिन चंदन बेटा, तुम्हें देखकर हमें बहुत प्रसन्न हुई है। राजा के इतना कहते ही वहां पर चंदन आ जाता है। महाराज, मैं मरा नहीं, लेकिन मुझे मारने की पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन चंदन, तुम्हें किसने मारने की कोशिश की? मुझे मारने वाला कोई और नहीं, बल्कि मेरे बड़े भैया ही हैं। लेकिन चंदन, तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? फिर चंदन अपनी सारी कहानी महाराज को सुनाने लगता है। अरे, मेरी एक बकरी कहाँ चली गई? अभी तो मेरी तीनों बकरियां यहाँ पर घास खा रही थी, लेकिन अचानक से कहाँ चली गई? तभी चरवाहा की नजर अपनी बकरी के ऊपर पड़ती है, जो बकरी उसी स्थान पर घास खा रही थी, जहाँ कुछ समय पहले रणजीत ने चंदन की लाश को फेंका था। चरवाहा अपनी बकरी के पास आता है तो उसे चंदन का मृत शरीर दिखाई देता है। अरे भगवान भगवान, इसे क्या हुआ? ये इस झाड़ियों में क्यों गिरा हुआ है? चरवाहा चंदन को झाड़ियों से बाहर निकाल लेता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। अरे भाई, इसे क्या हुआ? इसकी सांसें तो चल रही है। अब क्या करूं भगवान? हाँ हाँ, ठीक है, मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ। चरवाहा एक नेक इंसान था। वह चंदन की इसी हालत देख न सका और चंदन को अपने घर ले चला। चरवाहे ने चंदन का अच्छे से ख्याल रखा, उसे टाइम पर दवाई खाना दिया। इसी तरह ही 21 दिन बीत गए और अचानक से चंदन होश आ गया। अरे 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 भाई, इसे तो होश आ गया। आखिर मेरी मेहनत काम आई। अरे भाई, तुम कौन हो और तुम्हारी इसे हालत कैसे हो गए? तुम मुझे 21 दिन पहले झाड़ियों में पड़े मिले थे। तुम कौन हो और तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ भाई? बताओ। फिर चंदन अपनी सारी कहानी चरवाहे को सुनाता है कि कैसे उसके भाई ने ही उसे रोटी में जहर मिलाकर खिला दिया और फिर उसे झाड़ियों में फेंक दिया। अरे भाई, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। ठीक है भाई, तुम जल्दी से महाराज से पास जाओ और उन्हें सारा सच बताओ। जाओ भाई जाओ। महाराजा को जैसे ही रणजीत का सच पता चलता है, वैसे ही महाराज रणजीत को कारागार में डाल देते हैं और चंदन को राज्य का राजा घोषित कर देते हैं।